हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग हाल ही में आयोजित किए गए विभिन्न एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, यूपीपीएससी आरओएआरओ, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट, बीपीएससी मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, बीपीएससी लॉ ऑफिसर, बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट, बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट तथा बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में पूछे गए साइंस के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी एईडीओ, टीआरई4, बीएसएससी सीजीएल तथा अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है। तो रेयर अर्थ मेटल्स 17 धात्विक तत्वों का समूह है, जिसमें 15 लेंथेनाइट्स के अलावा स्कैंडियम और येट्रियम भी शामिल है। इसमें रेडियम शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि सीरियम, स्कैंडियम और लैंथेनम ये तीनों दुर्लभ मृदा धातु है। नेक्स्ट है, वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। और ओजेम्पिक का उपयोग मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड का भी उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं। तो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु एंटीजन को स्रावित करता है। नेक्स्ट है, इशिहारा टेस्ट संबंधित है। तो इशिहारा टेस्ट का संबंध रंग दृष्टिहीनता से है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफीलिया बीमारी का कारण है। मनुष्य में कलर ब्लाइंड और हेमोफीलिया बीमारी का कारण एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्योंकि ये अप्रभावी जीन होता है, इसलिए पुरुषों में ये अधिक सामान्य है, क्योंकि उनके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होने के कारण वे अक्सर वाहक होती हैं या लक्षण कम गंभीर होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू होता है। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, बीज अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं है। तो बीज अंकुरन के लिए पानी, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान आवश्यक है। इसमें खनिज लवण का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तना का रूपांतरण है? तो पत्ता गोभी पत्ते का रूपांतरण है, शलगम जड़ का रूपांतरण है, मैंग्रोव पौधे के न्यूमेटोफोर्स ये भी जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट है, नागफनी का फिलोक्लेड ये तना का रूपांतरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सी श्वसन नहीं कर सकती हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन नहीं कर सकती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी नहीं खाते? वे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़। चरने वाले जानवर जड़ को कभी नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस वे वायुमंडलीय गैस हैं जो ऊष्मा को रोकती हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसीज, मीथेन, जल वाष्प आदि शामिल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों शामिल नहीं होता है। बाकी इसका सही आंसर बीपीएससी के फाइनल आंसर की पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए एवं आरएनए में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है? डीएनए और आरएनए ये दोनों एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तत्व पाए जाते हैं। इसमें सल्फर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्टोन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च स्तर पर भक्षी हैं। निम्न में से कौन नेक्टोन्स की श्रेणी में नहीं है? तो नेक्टोन्स ऐसे जानवर हैं जो कि सक्रिय रूप से तैरते रहते हैं
और धाराओं के विपरीत चल सकते हैं। और इसके उदाहरण हैं मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस, शार्क, व्हेल तथा डॉल्फिन। इसमें जेलीफिश शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोटॉन्स उथले और गहरे दोनों पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान करता है? तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड योगदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयले की किस किस्म से पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीट। पीट कोयला निर्माण का पहला चरण है और ये आंशिक रूप से सड़ी हुई वनस्पति सामग्री के संचय से बनता है और पीट की पहचान मूल वनस्पति सामग्री के पहचाने जाने योग्य अंशों से होती है, जिसमें पत्तियां, तने और जड़ों के टुकड़े शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है शाही जल, जिसमें प्लैटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है, बना होता है। यह एक मिश्रण से वो है। तो शाही जल यानी कि एक्वारजिया, और ये सांद्र HNO3 और HCl का 1:3 का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1:3 सांद्र नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है माचिस की तीली की टिप पर क्या लगा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल फास्फोरस। माचिस की तीली के टिप पर लाल फास्फोरस लगा होता है। नेक्स्ट है किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती हैं? सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें पाराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है और सोनार का उपयोग पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने और स्थान निर्धारण, मापन इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में काम आता है? तो मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का क्या कार्य है? यह बदल देता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है और विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेतों में स्पीकर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में ली जाती हैं? तो बहुत पुरानी दस्तावेजों के लिखावट को पढ़ने के लिए इंफ्रारेड किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? तो जब 2 कंबल का उपयोग किया जाता है तो उनके बीच हवा की एक परत फंस जाती है और वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसका अर्थ है कि गर्मी को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देना। इस कारण कंबलों के बीच फंसी हुई हवा की परत एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है और ठंडी हवा को अंदर आने से रोकती है, जिससे शरीर गर्म रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 कंबल वायु का आवरण पैदा करता है, जो कि ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। नेक्स्ट है यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को 0 कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं होगा? तो दिए गए विकल्पों में उत्प्लावन बल का संबंध भार के साथ है, और उत्प्लावन बल वो है जो किसी तरल पदार्थ द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाता है जब वह वस्तु उस तरल पदार्थ में आंशिक रूप से या पूरी तरह से डूबी हुई हो। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के तहत उत्प्लावन बल उस वस्तु के भार के द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। तो यहाँ पर भार का संबंध सिर्फ और सिर्फ उत्प्लावन बल से है, और अगर गुरुत्वाकर्षण बल को 0 कर दिया जाएगा तो उस वस्तु का भार भी 0 हो जाएगा, तो उस पर उत्प्लावन बल काम नहीं करेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक चालू फ्रीज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो उस कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगर किसी कमरे में चालू फ्रीज के दरवाजे को खुला छोड़ दिया जाए तो उस कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम ली जाती है? तो इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग होता है, और रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का उपयोग होता है। नेक्स्ट है लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजर सकती हैं? लंबवत तरंगे जैसे कि
ध्वनि तरंगे, इनके प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 26, ये साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ऊपर फेंकी गई गेंद एक ऊंचाई पर जाकर नीचे क्यों गिरती है? तो सिंपल सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उस पर कार्य करता है। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकी जाएगी तो एक ऊंचाई पर जाकर के वो नीचे गिरती है। नेक्स्ट है, नहाने के बाद पंखे के सामने खड़े होने पर ठंड क्यों महसूस होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंखे की हवा त्वचा से पानी के वाष्पीकरण को बढ़ा देती है, जिस कारण हमें ठंड महसूस होती है। नेक्स्ट है, माइक्रोस्कोप में वस्तु प्रतिबिंब कैसा होता है? माइक्रोस्कोप में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है तथा माइक्रोस्कोप में 2 लेंस का उपयोग किया जाता है, 2 उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है, कैमरे के इस्तेमाल में किया जाने वाला प्रमुख ऑप्टिकल उपकरण क्या है? तो कैमरे में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख ऑप्टिकल उपकरण लेंस है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में या कक्षाओं में स्थित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है और निरंतर उड़ाने के लिए इसे पार करना आवश्यक है? तो हवाई जहाज के उड़ान के दौरान 4 प्रमुख बल कार्य करते हैं। उत्थापन यानी कि लिफ्ट, वजन यानी कि वेट, प्रणोद या थ्रस्ट, और चौथा है अवरोध या ड्रैग। प्रणोद वह बल है जो हवाई जहाज को आगे बढ़ाता है, जबकि अवरोध वह बल है जो हवा के प्रतिरोध के कारण हवाई जहाज की गति का विरोध करता है। और निरंतर उड़ान बनाए रखने के लिए हवाई जहाज को अवरोध बल को पार करना आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवरोध। नेक्स्ट है, पानी की बूंद के किस गुण के कारण यह मोम युक्त सतह पर फैलने के बजाय मोती की तरह गोल बन जाती है? पानी की बूंदों का मोम युक्त सतह पर गोल आकार धारण करने का मुख्य कारण पृष्ठ तनाव है, यानी कि सरफेस टेंशन है, और पानी के अणुओं के बीच मजबूत सहसंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स होता है, जो कि उन्हें एक साथ बांधे रखता है। और मोम युक्त सतह पर पानी के अणुओं का आसंजक बल यानी कि एडहेसिव बल कम हो जाता है, और जब सहसंजक बल आसंजक बल से अधिक होता है तो पानी की बूंद न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, जो एक गोलाकार आकृति में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पानी के अणुओं के बीच मजबूत सन्नादी बल की तुलना में सतह के साथ कम आसंजन बल। नेक्स्ट है, गीले बिजली के तार को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? गीले बिजली के तार को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका उन्हें पहले प्लग से निकालना और फिर सुखाना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिजली के तार या उपकरण को छूने से पहले उसे हमेशा बिजली के स्रोत से डिस्कनेक्ट करना सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं में पाई जाती है? तो धातुएं आमतौर पर चमकदार, ऊष्मा और बिजली का सुचालक, आघात वर्धनीय यानी कि उन्हें शीट में ढाला जा सकता है, और तन्य यानी कि तारों में खींचा जा सकता है। तो दिए गए विकल्प में तन्य होना ये धातु की विशेषता है, जबकि गैस अवस्था में होना, विद्युत का कुचालक होना और भंगुर होना ये तीनों नॉन मेटल का यानी कि अधातु की विशेषता है। इसके अलावा अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, जिनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है तथा उच्च घनत्व भी होता है। नेक्स्ट है, जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उस स्थिति में साल्ट और यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, आरओ वाटर प्यूरिफायर में यूवी ट्यूब का प्रमुख कार्य क्या होता है? आरओ वाटर प्यूरिफायर में यूवी ट्यूब का मुख्य कार्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारना या निष्क्रिय करना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारना या निष्क्रिय करना।
नेक्स्ट है एनपीके उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। तो एनपीके उर्वरक का प्रयोग पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है। तो कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है तथा कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र KOH होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे आमतौर पर टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और इसे आमतौर पर पोटैश का म्यूरिएट भी कहा जाता है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। Na2CO3 इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है और सामान्यतः इसे वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है तथा K2CO3 इसे पोटेशियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, जिसका सामान्य नाम पोटाश है। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र है तथा H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटाश यानी कि KOH ये कास्टिक सोडा यानी कि NaOH की तुलना में जल में अधिक घुलनशील होता है। तो ये गलत हो गया। कास्टिक पोटाश कास्टिक सोडा की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्षार और अधिक नमी सोखने वाला होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध को दही में बदलने के लिए आदर्श तापमान क्या है। दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को एक विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है और ये प्रक्रिया किण्वन कहलाती है और इसके लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है LPG गैस के मुख्य घटक कौन से हैं। LPG गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 48% प्रोपेन तथा 50% ब्यूटेन, इसके अलावा 2% पेंटेन होता है और LPG एक अत्यधिक ज्वलनशील मिश्रण है। नेक्स्ट है आयन विनिमय विधि में कठोर जल से किन आयनों को हटाया जाता है। आयन विनिमय यानी कि आयन एक्सचेंज, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विलयन से आवांछित आयनों को हटाकर उनकी जगह समान आवेश वाले दूसरे आयनों से बदल दिया जाता है। और कठोर जल से आयन विनिमय विधि के द्वारा मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटाया जाता है, Ca2+ आयन और Mg2+ आयन, और इसके परिणाम स्वरूप जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हट जाते हैं और सोडियम आयन जल में मिल जाते हैं, जिससे जल की कठोरता कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी प्रजनन तंत्र के किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है। तो प्रजनन तंत्र के फ्लोपियन नली का एम्पुला भाग में निषेचन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों में अवशेषी अंग माना जाता है। देखिए, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो विकास के दौरान अपने पूर्वजों में कार्यात्मक थे, लेकिन वर्तमान प्रजातियों में उनका कार्य या तो समाप्त हो गया है या तो बहुत कम रह गया है। और दिए गए विकल्प में अपेंडिक्स जो है वो एक अवशेषी अंग है और ये बड़ी आंत से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, जबकि तपेदिक या टीबी ये बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया से होता है तथा हैजा ये भी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वो भाग है जो शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद के पैटर्न और कुछ हद तक भावनाओं और स्मृति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पौधे की एक विशिष्ट विशेषता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक क्लोरोफिल है और ये दो प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए प्राथमिक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है, जबकि क्लोरोफिल बी एक सहायक वर्णक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए सभी पौधों, शैवाल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फोटोट्रोफ में मौजूद होता है, जबकि क्लोरोफिल बी केवल हरे शैवाल और पौधों में मौजूद होता है। नेक्स्ट है मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम अनुसार जीन। तो मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम अनुसार अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के दौरान विभिन्न लक्षणों के जीन के एलील युग्मकों में एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं, जिसका अर्थ है एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और इस प्रक्रिया में वे सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को उप उत्पाद के रूप में छोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक साइंस लैबोरेटरी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। बुनसेन बर्नर लगभग किस तापमान तक पहुंच सकता है? बुनसेन बर्नर एक प्रकार का गैस बर्नर है जिसका उपयोग लैबोरेटरी में हीटिंग, स्टेरिलाइजेशन और दहन के लिए किया जाता है और इसका लौ अधिकतम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉट प्लेट्स प्रयोगशाला में सबसे बहुमुखी गर्मी के स्रोतों में से एक है, क्योंकि उनका उपयोग निम्नलिखित को गर्म करने के लिए किया जा सकता है। हॉट प्लेट्स का उपयोग अर्लेनमेयर फ्लास्क, बीकर्स और विभिन्न गर्म बाथ यानी कि पानी, रेत और तेल बाथ को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ग्राउंड ग्लास जोड़ों के लिए कॉमन साइज 14/20, 19/22 और 24/40 में पहला नंबर संदर्भित करता है। तो इसमें पहला नंबर एक फीमेल जॉइंट के आंतरिक व्यास जो कि मिलीमीटर में है या फिर मेल जॉइंट के बाहरी व्यास को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांच के बने पदार्थ की सफाई के लिए किस बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है? तो कांच के बने पदार्थ की सफाई के लिए अल्कोनॉक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये एक बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है। नेक्स्ट है कैलिब्रेटेड पिपेट पर लिखे गए TD और TC का पूरा रूप है। तो कैलिब्रेटेड पिपेट पर लिखे गए TD और TC का पूरा रूप है TD यानी कि टू डिलीवर और TC यानी कि टू कंटेन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में तरल पदार्थ की कम मात्रा को स्थानांतरित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्चर पिपेट। और इसका उपयोग विशेष रूप से 5 ml से कम को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में सटीक रूप से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूजेशन का उपयोग किस मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया जाता है? तो सेंट्रीफ्यूजेशन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग ठोस कणों को तरल से अलग करने के लिए किया जाता है, खास करके जब ठोस कण बहुत छोटे हों और आसानी से नीचे नहीं बैठ सकते। तो इस विधि के माध्यम से मिश्रण को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जिससे कि सघन ठोस कण केंद्र से दूर बाहर की ओर ढकेल दिए जाते हैं और तरल से अलग हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठोस तरल मिश्रण को अलग करने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एजियोट्रोपिक मिश्रण है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक ऐसे विलयन होते हैं जिसका संघटन द्रव्य अवस्था और वाष्प अवस्था दोनों में समान रहता है और ये बिना संघटन बदले एक निश्चित तापमान पर उबलते हैं। तो दिए गए विकल्प में 96% इथेनॉल और 4% पानी एजियोट्रोपिक मिक्सचर का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, 96% इथेनॉल और 4% पानी। नेक्स्ट है हिकमैन हेड का उपयोग डिस्टिल करने के लिए किन परिस्थितियों में किया जाता है? हिकमैन हेड एक प्रकार का डिस्टिलेशन उपकरण है
जिसका उपयोग 1 से 3 मिलीमीटर सामग्री को डिस्टिल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 से 3 मिलीमीटर सामग्री को डिस्टिल करने में। नेक्स्ट है, यौगिकों का क्वथनांक कितना होने पर वैक्यूम आसवन किया जाता है। वैक्यूम आसवन एक आसवन विधि है जिसका उपयोग उन यौगिकों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जो बहुत उच्च तापमान पर विघटित होते हैं, यानी कि जिसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। तो दिए गए विकल्प में जिन यौगिकों का क्वथनांक 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा उन्हें वैक्यूम आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियां प्रयोगशाला में व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन। नेक्स्ट है, रासायनिक निर्माता द्वारा उपयोग किए जाने वाले NFPA हीरे पर 4 रंग कोडेड फील्ड नीले, लाल, पीले और सफ़ेद होते हैं। इनमें नीला रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है। NFPA हीरा, जिसे सुरक्षा हीरा या अग्नि हीरा भी कहा जाता है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा अग्नि संघ द्वारा विकसित एक प्रणाली है जो किसी पदार्थ के खतरे को दर्शाता है और इसमें 4 रंग के कोड होते हैं, नीला, लाल, पीला और सफ़ेद। इसमें नीला रंग स्वास्थ्य खतरा को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्वलनशीलता को लाल रंग, प्रतिक्रियाशीलता को पीला और सफ़ेद रंग विशेष खतरे को दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एसीटोन के साथ असंगत है। तो एसीटोन एक ज्वलनशील और वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र होता है CH3COCH3 और दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एसीटोन के साथ असंगत है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके पेरोक्साइड यौगिक बना सकता है जो अस्थिर और विस्फोटक हो सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2। नेक्स्ट है, सुरक्षा डेटा शीट में कितने खंड होते हैं। तो सुरक्षा डेटा शीट में 16 खंड होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि रसायन और रासायनिक उत्पादों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन से ज्वलनशील गैसों के भंडारण के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन और ज्वलनशील गैसों के भंडारण के बीच में न्यूनतम दूरी 20 फीट होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गैस या वाष्प जो ऑक्सीजन की कमी के कारण अचेतन या मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्फिक्सिएंट। एस्फिक्सिएंट वे गैसें हैं जो हवा में ऑक्सीजन की सांद्रता को कम कर सकते हैं या शरीर में ऑक्सीजन के उपयोग में बाधा डालकर श्वसन अवरोध का कारण बनती हैं, जिससे अचेतन या मृत्यु हो सकती है। कार्सिनोजेन वे पदार्थ हैं जो कैंसर के कारण बन सकते हैं और न्यूरोटॉक्सिटेंट वे पदार्थ हैं जो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोगशाला फ्ल्यूम हुड। प्रयोगशाला फ्ल्यूम हुड एक इंजीनियरिंग नियंत्रण है जो कि हवा से दूषित पदार्थों को हटाने या रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि पहनने वाले व्यक्ति द्वारा सीधे पहना जाने वाला उपकरण है। और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वे उपकरण होते हैं जिन्हें पहनने वाला व्यक्ति स्वयं को चोट या संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग करता है। नेक्स्ट है, GMPP का पूरा रूप क्या है। तो GMPP का पूरा रूप अच्छा सूक्ष्म जीव विज्ञानी अभ्यास और प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, यानी कि गुड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला सामग्री को स्टेरिलाइज करने और दबाव के तहत उच्च तापमान का उपयोग करके जैविक एजेंटों को नष्ट करके अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने के लिए सबसे प्रभावी और विश्वसनीय साधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑटोक्लेविंग। प्रयोगशाला सामग्री को स्टेरिलाइज करने और दबाव के तहत उच्च तापमान का उपयोग करके जैविक एजेंटों को नष्ट करके अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने के लिए सबसे प्रभावी और विश्वसनीय साधन ऑटोक्लेविंग है। नेक्स्ट है, हवा से सांस लेने वाले दूषित पदार्थों को हटाने वाले फिल्टरिंग डिवाइस को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वास यंत्र के नाम से। नेक्स्ट है, अच्छी प्रयोगशाला नैतिकता का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलतियों का दस्तावेजीकरण।
नेक्स्ट है एक जैविक एजेंट जो अस्थायी विकलांगता पैदा करने में सक्षम है या स्वस्थ मनुष्य या जानवरों में जानलेवा या जैव घातक बीमारियों को पैदा करने में सक्षम है को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रेणी ए संक्रामक पदार्थ। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करते समय सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की सामग्री को एक ही स्तर तक भरा और विपरीत स्थानों में रखा गया हो। नेक्स्ट है साधारण कंबस्टिबल्स जैसे कि कागज़, लकड़ी, फर्नीचर से जुड़ी आग को जाना जाता है। तो साधारण ज्वलनशील पदार्थ से जुड़े आग को क्लास ए फायर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्लास बी फायर ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे कि गैसोलीन, तेल, ग्रीस और ज्वलनशील गैसों के कंबशन को कहा जाता है। और क्लास सी फायर में ज्वलनशील गैसें और द्रवीभूत गैसें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है गंभीर या घातक मानव रोग से जुड़े एजेंटों का उपयोग उनके लिए निवारक या चिकित्सीय उपचार से संबंधित शोध कार्य करने वाली प्रयोगशालाओं को वर्गीकृत किया जाता है। तो उन्हें बायो सेफ्टी स्तर 3 में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम केंद्र है। तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का संश्लेषण पौधों में होता है। वसा का संश्लेषण स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, यानी कि चिकनी अंतःपरद्रव्य जलिका। और कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कुछ प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार ढालने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। ऑप्शन सी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उन्हें कहा जाता है जो कि गर्म करने पर अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं और कठोर हो जाते हैं तथा उन्हें पुनः नहीं ढाला जा सकता है। और इसका उदाहरण है मेलामाइन, बैकेलाइट इत्यादि। नेक्स्ट है बहुलक रसायन विज्ञान में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विधि से क्या प्राप्त किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज यानी कि अपकेंद्रित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो कि विभिन्न घनत्वों के पदार्थों को उच्च गति पर घुमाकर अलग करता है। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूज है जो कि बहुत अधिक तेज गति से घूमता है और इसका उपयोग बहुलक रसायन में बहुलक के आणविक भार को निर्धारित करने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। बहुलक रसायन विज्ञान में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विधि का उपयोग आणविक द्रव्यमान प्राप्त करने में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद तरल पदार्थ पर लगाया गया दाब तरल पदार्थ के भीतर प्रत्येक बिंदु और बर्तन के दीवारों पर समान रूप से संचारित होता है। बर्नौली की परिमेय का उपयोग यानी कि बर्नौली के प्रिंसिपल का उपयोग एयरक्राफ्ट लिफ्ट, वेंचुरी इफेक्ट इत्यादि में किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग पनडुब्बियों और जहाज़ों के डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। और टॉरिसेली के नियम का उपयोग तरल प्रणालियों की डिज़ाइन करने और समझने में किया जाता है, जैसे कि जल निकासी प्रणाली इत्यादि। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना समान रीडिंग देता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में संबंध इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। C = F-32 × 5/9। अब यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम है, तो C = F हो जाएगा। तो C की जगह पर हम लोग F पुट कर देंगे, तो F = F-32 × 5 और यहाँ पर 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 9F = 5F - 160। F हो जाएगा -160 डिवाइडेड बाई 4 = -40। -40 पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का पैमाना समान रीडिंग देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, -40। नेक्स्ट है लोहे का एक ठोस टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन पारा में तैरता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है लेकिन पारा से कम होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन है।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन इंसुलिन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन इंसुलिन है, जिसे 1978 में इकोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में अभिकथन और कारण दिया गया है। कथन है, लेजर का उपयोग चंद्रमा जैसे दूर की वस्तु को मापने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लेजर रेंजिंग का उपयोग खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें चंद्रमा की दूरी भी शामिल है। और दूसरा कथन है, वे प्रकाश के अत्यधिक सुसंगत स्रोत हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेजर प्रकाश या लेजर लाइट अत्यधिक सुसंगत होता है, यानी कि कोहेरेंट होता है, जो कि इसे लंबी दूरी पर भी केंद्रित रहने और सटीक माप के लिए उपयुक्त बनाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन Mg2+ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक उन्हें कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, परंतु उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि Mg2+ आयन के सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, यानी कि Mg2+ आयन में जितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दिए गए विकल्प में इस आयन में उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो आइए देखते हैं। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम और उदासीन मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, यानी कि इसमें 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। और Mg2+ आयन का मतलब हो गया कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अब संख्या 12 - 2 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन में सबसे पहले फ्लोरीन दिया हुआ है। उदासीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब कि इसमें 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है। और F- बनने के लिए फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, मतलब कि इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 + 1 यानी कि 10 हो जाएगा। तो उस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Mg2+ आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन माइनस आयन है। नेक्स्ट है, पाई बॉन्ड का निर्माण कौन से ओवरलैप द्वारा होता है। देखिए, रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। देखिए, s ऑर्बिटल सर्कुलर होता है और p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, यानी कि कुछ इस तरह का। जब s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। s और p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, तथा p और p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। परंतु जब pp ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप करता है, कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, तब फिर पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, p और p ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड का निर्माण p और p ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैप के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, एक्वा रेजिया के बारे में कौन सा कथन सही है। एक्वा रेजिया HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है, जो कि 3:1 के मोलर अनुपात में होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का मिश्रण है, जो कि 3:1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1:1 नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। नेक्स्ट है, नाइट्रोसल क्लोराइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्वा रेजिया को पीला या संतरी रंग देते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्वा रेजिया को पीला और संतरा रंग नाइट्रोसिल क्लोराइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण के कारण मिलता है। नेक्स्ट है, एक्वा रेजिया सोना और प्लैटिनम को घोल सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एक्वा रेजिया सोना और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोलने की क्षमता रखता है, और आमतौर पर सोना और प्लैटिनम अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, एक्वा रेजिया का pH 7 से अधिक होता है। तो ये गलत है। एक्वा रेजिया चूंकि एसिड का मिश्रण है, तो इसका pH हमेशा 7 से कम होगा, अप्रॉक्स 0 के बराबर। तो यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक धातु गुच्छा का उदाहरण है। धातु गुच्छा यानी कि मेटल क्लस्टर, और मेटल क्लस्टर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु सीधे एक दूसरे से बंधे होते हैं। और दिए गए विकल्प में ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल मेटल क्लस्टर का उदाहरण है।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तनाव और चिंता के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? तनाव और चिंता के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं को ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनाल्जेसिक्स दर्द निवारक है, एंटीपायरेटिक्स बुखार में उपयोग होता है और एंटीहिस्टामिन्स एलर्जी के लिए। नेक्स्ट है, मुक्त मध्यवर्ती कण यानी कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है? तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स की पहचान के लिए ईएसआर यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ईएसआर को इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है और ये उन प्रजातियों का पता लगाने और उनका अध्ययन के लिए एक तकनीक है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मुक्त कण। आईआर का उपयोग कार्यात्मक समूहों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एनएमआर का उपयोग अणुओं की संरचना निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यूवी दृश्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका उपयोग अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जब एक अंडा उबाला जाता है और ठोस सामग्री में बदल जाता है क्या होता है? तो जब अंडा को उबाला जाता है तो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है जिससे अंडे की संरचना में परिवर्तन आता है और वो तरल से ठोस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में अणुओं की व्यवस्था अधिक अव्यवस्थित हो जाती है, अर्थात विकार में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अव्यवस्था में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार एक प्रतिक्रिया की स्थिरांक दर किस पर निर्भर करती है? तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का दर स्थिरांक मुख्य रूप से तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्फा कण वास्तव में क्या होता है? तो अल्फा कण एक हीलियम परमाणु के नाभिक के समान होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं तथा ये 2 बार आयनित हीलियम के नाभिक के समान भी होता है, जिसका अर्थ है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को खो दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार आयनित हीलियम नाभिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु बाईसाइक्लिक नहीं है? बाईसाइक्लिक अणु उन्हें कहते हैं जिनमें 2 रिंग एक दूसरे के साथ 2 या अधिक परमाणुओं को साझा करके जुड़े होते हैं। आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि बाईसाइक्लिक अणु या तो फ्यूज्ड होते हैं यानी कि इस तरह से जुड़े होते हैं या तो ब्रिज्ड होते हैं। और दिए गए विकल्प में ऑप्शन ए जो है वो स्पाइरोसाइक्लिक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कॉमन एटम है, जबकि बाईसाइक्लिक में 2 या 2 से अधिक एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन ये तीनों मानव हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन ये एक पौधा हार्मोन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है जिससे ऊतक और अंग बनते हैं, पत्तियों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों में वृद्धावस्था को धीमा करता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? यहाँ पर गलत पूछ रहा है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ये सही है। तेल बीज वसा से, तो ये भी सही है। मधुमक्खी पालन का संबंध मछली से है, तो ये गलत है। और परतें या लेयर मुर्गियां अंडे देने के लिए पाली जाती हैं, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का संबंध मछली से नहीं बल्कि शहद और मोम उत्पादन से है, जबकि मछली पालन का संबंध पीसी कल्चर या मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट है, विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा अधिक साम्य है। तो विकासवादी दृष्टिकोण से हमारे सबसे अधिक के साम्य एक चीनी स्कूली लड़के से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों होमोसेपियंस के एक ही प्रजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशियों की जीवाणु जनित बीमारी है? जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग। तो दिए गए विकल्प में एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक गंभीर जीवाणु जनित रोग है जो कि मवेशियों को प्रभावित करता है, जबकि
काउ पॉक्स, खुर और मुंह रोग और रेबीज, ये तीनों वायरस के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, ऑप्शन डी, और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है जैविक खेती में प्रयुक्त जैव उर्वरकों में शामिल है। तो जैविक खेती में सहजीवी और स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम और एजोबैक्टर, नाइट्रोजन स्थिर करने वाली साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, फॉस्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीव, ये तीनों शामिल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है लाइकेन वायु प्रदूषण के किस घटक के लिए अच्छे जैव संकेतक हैं। तो लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है, और जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है तो लाइकेन की वृद्धि बाधित हो जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुंकेसर महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें होते हैं। तो पुंकेसर यानी कि स्टेमेन फूल का नर प्रजनन अंग है और ये परागकणों का उत्पादन करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। परागकण यानी कि पोलन ग्रेन का उत्पादन करता है। बीजांड या ओव्यूल फूल के पिस्टिल में पाया जाता है जो कि फूल का मादा प्रजनन अंग होता है। अंडप या कार्पेल स्त्री केसर की एक इकाई है और दलपुंज या फिर कोरोला फूल की पंखुड़ियों का समूह है। नेक्स्ट है जैविक खेती में शामिल नहीं है। तो जैविक खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे केमिकलों के बजाय प्राकृतिक पदार्थों और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन पर केंद्रित है। तो दिए गए विकल्प में रासायनिक उर्वरक इसमें शामिल नहीं है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक शामिल नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य परीक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोरेट परीक्षण। बायोरेट परीक्षण एक रासायनिक विधि है जिसका उपयोग पेप्टाइड बॉन्ड्स के उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है जो प्रोटीन का एक संकेत है। कैनिजारो परीक्षण अल्डिहाइड के लिए किया जाता है। 2,4-DNP परीक्षण कार्बोनिल यौगिक यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन के लिए उपयोग किया जाता है, और मोलिश परीक्षण ये कार्बोहाइड्रेट के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक वयस्क हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त की मात्रा होती है प्रति मिनट में। तो एक वयस्क हृदय प्रति मिनट में 5 लीटर रक्त पंप करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 लीटर रक्त। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य निम्न का उत्पादन करना है। क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य ATP का उत्पादन करना है। ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एक ऐसा अणु है जो कोशिकाओं में ऊर्जा का परिवहन करता है। यूरिक अम्ल एक अपशिष्ट उत्पाद है। पायरुविक अम्ल ये ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है और क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले एसिटाइल में परिवर्तित हो जाता है। गुआनिन ये एक न्यूक्लिक एसिड बेस है जो कि DNA और RNA में पाया जाता है। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है। तो हेमोग्लोबिन में लौह धातु पाया जाता है, विशेष करके Fe2+ आयन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे खतरनाक किरणें हैं। तो दिए गए विकल्प में गामा किरणें सबसे खतरनाक किरणें हैं क्योंकि इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तथा ये जीवित ऊतकों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। अल्फा किरणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा किरणों पर नेगेटिव चार्ज होता है तथा गामा किरणें उदासीन होती हैं, और एक्स किरणों पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिन्हें मिलाकर अन्य सभी रंग बनाए जा सकते हैं, और प्राथमिक रंगों में लाल, हरा और नीला रंग शामिल है, परंतु दिए गए विकल्प में लाल, हरा और इंडिगो रंग दिया हुआ है जो कि एक द्वितीयक रंग है, और काला रंग भी प्राथमिक रंग नहीं है, और प्रोविजनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, काला, यानी कि BPSC ने प्राथमिक रंग लाल, हरा और इंडिगो कलर को माना है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर निम्न सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। टिंडल प्रभाव
प्रकाश के प्रकीर्णन की एक घटना है जो कि कोलाइडल विलयन में होती है, और जब प्रकाश की किरणें कोलाइडल कणों से टकराती है तो वो प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देती हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो जाता है। जैसे कि धुएं से भरे कमरे में प्रकाश का मार्ग दिखना, दूध में टॉर्च की रोशनी का दिखाई देना, ये सभी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। और प्रकाश का प्रकीर्णन वो घटना है जिसमें प्रकाश सभी माध्यम में कणों या अनियमितताओं के साथ अंतःक्रिया करने के बाद दिशा बदलता है, और इसी कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल रंग का दिखता है, और टिंडल प्रभाव भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्न लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मायोपिक विजन को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है, और इसे अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। नेक्स्ट है, किण्वन के दौरान ब्रेड या केक को स्पंजी बनाने वाली गैस निम्न होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया के दौरान खमीर या यीस्ट शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे में फंसकर बुलबुले बनाती है, जिससे ब्रेड और केक स्पंजी हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, डिग्री फ़ारेनहाइट में जल का गलनांक है। तो पानी का गलनांक वो तापमान है जिस पर पानी ठोस यानी कि बर्फ से पानी में बदल जाता है, और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी बर्फ के रूप में मौजूद होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर में पानी तरल के रूप में मौजूद होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नाइट्रोजन का 7 और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। नेक्स्ट है, एलपीजी सिलेंडर में गैस की रिसाव का पता निम्न तेज गंध वाले एजेंट से लगाया जाता है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, जो कि प्राकृतिक रूप से गंधहीन होते हैं। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एक तीव्र गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और ये पदार्थ एथिल मार्केप्टन है, जिसे थायोइथेनॉल अमीन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और थायोइथेनॉल अमीन ये एक सल्फर का यौगिक है, जिससे बहुत तीव्र गंध निकलती है तथा गैस की रिसाव का पता लग जाता है। नेक्स्ट है, मेसॉन निम्न में उपस्थित होते हैं। तो मेसॉन एक प्रकार का उप परमाणु कण है, जो कि ब्रह्मांडीय किरणों यानी कि कॉस्मिक रेज में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कॉस्मिक रेज उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन और अन्य परमाणु नाभिक के होते हैं, जो कि बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। और जब ये कण वायुमंडल में परमाणुओं से टकराते हैं तो विभिन्न प्रकार के माध्यमिक कणों का उत्पादन करते हैं, जिनमें मेसॉन कण भी शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है, उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं, क्योंकि उभयचर 2 कक्षीय हृदय वाले प्राणी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिकथन ए सत्य है, परंतु कारण आर गलत है। उभयचरों में आमतौर पर 3 कक्षा वाले हृदय होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम। नेक्स्ट है, नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना मिट्टी के पौधा उगाना।
हाइड्रोपोनिक्स, जिसे जल संवर्धन भी कहा जाता है, यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें पौधे को मिट्टी के बिना पानी और पोषक तत्वों के घोल में उगाया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में सिंचित किया जाता है, तो ये सही है। और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, जो शीघ्र ही मांड या स्टार्च में बदल जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों वसा तेल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज तेल, पेट्रोलियम, तो ये सही है। नेक्स्ट है, वनस्पति वसा फाइटोएस्टेरॉल, तो ये भी सही है। वनस्पति वसा में फाइटोएस्टेरॉल पाया जाता है। सरसों का तेल स्नेहक, तो सरसों का तेल स्नेहक नहीं है, इसका उपयोग स्नेहक के रूप में नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट है, पशु वसा कोलेस्ट्रॉल, पशु वसा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्वा रजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? एक्वा रजिया सांद्र HCl और HNO3 का मिश्रण है, जो कि 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 अनुपात नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है, तो कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार अवतल दर्पण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? दीप्त पिंड वे वस्तुएं होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और दिए गए विकल्प में चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा एक औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण आंतरित करती है कहलाती है, तो उसे 1 पारसेक कहा जाता है, और ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण आंतरित करती है 1 पारसेक कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1 मीटर जो है वो 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक है, तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का संवर्धन होता है जो कि पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। नेक्स्ट है, वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं कहलाते हैं, तो उन पौधों को यूरीथर्मल कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम है। ऊर्जा के 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिंडमैन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसके अनुसार खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जबकि शेष 90% ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा विभिन्न जैविक कार्यों में जैसे कि श्वसन, वृद्धि इत्यादि के लिए किया जाता है। और टेंसले के द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। जलीय चक्र को वन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर इथेल हो जाएगा, जिसे एथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पादप हार्मोन है जो कि फलों को पकाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी किट नहीं है? हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा, जिसे अमेरिकन बॉलवर्म या कॉटन बॉलवर्म के नाम से जाना जाता है, ये एक कृषि किट है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो ये एक हानिकारक कीड़ा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि बॉम्बिक्स मोरी, जिसे रेशम का कीड़ा के नाम से भी जाना जाता है, लैसिफर लेक्का, जिसे लाख के कीड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और एपिस मेलिफिरा, जिसे मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों लाभकारी किट है। नेक्स्ट है, पीवीसी किसका पॉलीमर है? तो पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है, और ये एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल दो आवेशित वस्तुओं के बीच बिना सीधे संपर्क के कार्य करता है, इसलिए ये एक गैर संपर्क बल है। नेक्स्ट है,
चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चुंबकीय बल भी गैर संपर्क बल है, क्योंकि चुंबक बिना स्पर्श किए वस्तु को आकर्षित कर सकता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर केवल कथन 1 और 3 सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 एवं 3। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। यह निम्न में से न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम पर, यानी कि न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो उसी वेग से गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। तो जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो बस के संपर्क में आने वाले यात्री का निचला शरीर यानी कि पैर बस के साथ विराम अवस्था में आ जाता है, जिससे शरीर का ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण उसी गति में रहने का कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि संवेग को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। बंदूक से निकली गोली, रॉकेट इत्यादि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक पाराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच है जिसमें सेरियम ऑक्साइड पाया जाता है, जिसमें पाराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने का गुण होता है, जिससे ये आंखों को हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है। और क्रूक्स कांच का उपयोग सन ग्लासेज में किया जाता है। नेक्स्ट है, भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी क्षेत्रों के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? फिजिक्स में विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म और प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स फील्ड के एकीकरण के लिए किए गए कार्य का श्रेय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैक्सवेल ने 1873 में अपने ग्रंथ में विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत को एकीकृत किया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हैरिस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज की थी। नेक्स्ट है, फर्श टाइल्स यानी कि फ्लोर टाइल बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो मेलामाइन एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेलामाइन एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उन्हें कहते हैं जो गर्म होने पर अपरिवर्तनीय कठोरता से गुजरते हैं, जिससे एक मजबूत, कठोर और गर्मी प्रतिरोधी सामग्री बनती है। और इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन इत्यादि। नेक्स्ट है, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, ये दोनों वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाइल जूस यकृत के द्वारा स्रावित होता है और वो वसा को तोड़ने में मदद करता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। और दूसरा है पैंक्रियाटिक जूस, ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और इसमें लाइपेज एंजाइम होता है, जो कि इमल्सीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और म्यूकस दोनों पेट में पाए जाते हैं। HCl एक शक्तिशाली अम्ल है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, जबकि म्यूकस पेट की परत को HCl से होने वाले नुकसान से बचाता है। सलाइवा मुंह में बनता है जो भोजन को नम और पचाने में आसान बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट निम्न में से किसका अपरूप है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन।
और कार्बन का एटॉमिक संख्या 6 होता है। और कार्बन के अपरूपों में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्राफीन होता है। और एक ही तत्व के भिन्न रूप को अपरूप कहा जाता है, जिनका भौतिक रूप तो अलग अलग होता है मगर रासायनिक गुण समान होता है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घास खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे आता है और ये उत्पादक है, तो ये पहला हो जाएगा। टिड्डा घास को खाता है। उसके बाद टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को गरुड़ खाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, सांप और फिर गरुड़ सबसे अंत में। नेक्स्ट है, पादप ऊतक में किसकी कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा स्कंदित होती है, जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। सुबेरिन एक मोमी पदार्थ है जो कि पौधों के कुछ कोशिकाओं की भित्तियों में पाया जाता है, विशेष रूप से कॉर्क कोशिकाओं में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉर्क कोशिका। नेक्स्ट है, किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पर नहीं होता है कह रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जिसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, ये ग्रह के घनत्व, ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिक्स, ऑप्शन डी। फूल के सबसे बाह्य चक्र में हरे पत्तेदार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बाह्य दल कहा जाता है। और बाह्य दल को सामूहिक रूप से कैलिक्स कहा जाता है, जो कि बंद कली की रक्षा करने में मदद करता है। और आमतौर पर दूसरा चक्र पंखुड़ियों से बना होता है, जो कि सामूहिक रूप से चमकीले रंग का होता है, जिसे कोरोला कहा जाता है। तीसरे चक्र में नर प्रजनन संरचनाएं होती हैं और जिसे पुमांग के रूप में जाना जाता है। और फूल में संरचनाओं का अंतरतम समूह ज्यांग या महिला प्रजनन घटक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है, इसलिए ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम में तरंग के प्रसार की दिशा लंबवत कंपन करती है और अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, जैसे कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट है, क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं। इसका अर्थ है कि क्षारीय धातु यानी कि अल्कली मेटल्स अच्छे अपचायक होते हैं, क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। और अपचायक पदार्थ वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टरों में ईंधनों के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। और परमाणु रिएक्टरों में श्रृंखला प्रतिक्रिया को यानी कि चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड या नियंत्रण छड़ का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए कैडमियम या बोरोन का उपयोग होता है, क्योंकि कैडमियम या बोरोन में न्यूट्रॉन अवशोषण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताजा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम या नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हीलियम अथवा नाइट्रोजन, क्योंकि ये दोनों तेल के नमूनों को ऑक्सीकरण से बचाने में मदद करते हैं तथा वे लंबे समय तक ताजा बने रहते हैं। नेक्स्ट है, हरित ऊर्जा का अर्थ है। तो हरित ऊर्जा उन स्रोतों को संदर्भित करती है जो कि प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति होती है और पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हैं। और दिए गए विकल्प में सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, भूतापीय से उत्पादित बिजली और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ये तीनों हरित ऊर्जा को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। जबकि थर्मल प्लांट से बिजली का उत्पादन कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से होती है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसे हरित ऊर्जा नहीं कहा जाता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से श्वसन करता है। तो त्वचा से केचुआ श्वसन करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बंदर, मनुष्य और सर्प ये तीनों फेफड़ों से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर था। तो मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर 1930 के दशक में विकसित किया गया था, जिसका नाम था नायलॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केशिका नली में जल का स्तर निम्न में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा। तो केशिका की क्रिया में केशिका नली में द्रव का स्तर उसके पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है, यानी कि सरफेस टेंशन पर। और पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा, केशिका नली में द्रव का स्तर उतना ही अधिक होगा। और जल का पृष्ठ तनाव तापमान बढ़ने पर कम होता है। तो दिए गए विकल्पों में जल का तापमान -4 में सबसे कम है, यानी कि इस तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव अधिकतम होगा। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव कम होता है, जबकि 0 डिग्री पर जल जमने लगता है। तो तापमान बढ़ने के साथ पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए सबसे कम पृष्ठ तनाव सबसे अधिक तापमान पर होगा। तो दिए गए विकल्प में सबसे कम पृष्ठ तनाव सबसे अधिक तापमान पर यानी कि 4 डिग्री पर होगा, यानी कि केशिका नली में जल का स्तर न्यूनतम होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केशिका नली में जल का स्तर न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जल में कौन बंध पाया जाता है, यानी कि कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन परमाणु और एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के बीच बनता है। और पानी में ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है राइबोसोम निम्न में से किस क्रिया का स्थान है। तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में कैटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण होता है और ये पशुओं, विशेष रूप से मवेशियों और भेड़ों को प्रभावित करता है और ये मनुष्यों में भी फैल सकता है। फुट रोट ये मुख्य रूप से भेड़ों में होने वाला एक पैर का संक्रमण है। रिंडर पेस्ट ये एक वायरल बीमारी थी जो मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करती थी, लेकिन अब ये विश्व स्तर पर समाप्त हो गई है। और डायरिया ये विभिन्न कारणों से हो सकता है। नेक्स्ट है मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी कि द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज। तो उसे स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेन यानी कि खिंचाव या विकृति, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इसका डायमेंशन नहीं होता है। फिजिक्स में लोच या इलास्टिसिटी किसी पदार्थ के विकृत होने के बाद मूल आकार में वापस आने की क्षमता को कहते हैं। स्ट्रेस जिसे तनाव या प्रतिबल के रूप में जाना जाता है, ये किसी पदार्थ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। और स्ट्रेस को सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स बाय एरिया। और फिजिक्स में रिबाउंड का अर्थ होता है वह प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु किसी सतह से टकराने के बाद दिशा बदलती है और वापस उछल जाती है। इसमें वेग और संवेग में परिवर्तन और अक्सर गतिज ऊर्जा में कमी शामिल होती है। नेक्स्ट है जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया रबर की लोच, शक्ति और अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए की जाती है। सल्फोनेशन कार्बनिक यौगिक में सल्फोनाइल समूह को जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। हाइड्रोडिसल्फ्यूराइजेशन ये पेट्रोलियम शोधन में सल्फर यौगिक को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और गैल्वेनाइजेशन लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है। तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है या फिर एम मीटर का उपयोग होता है। अल्टीमीटर इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ट्यूब टेस्टर का उपयोग वैक्यूम ट्यूबों की
कार्य क्षमता और विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है और ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फेदोमीटर का उपयोग महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागबानी से है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागबानी से है। जूट के उत्पादन से गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे वे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करते हैं, जो उनके लिए भोजन का काम करता है। नेक्स्ट है पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लोरोफिल वो हरा वर्णक है जो पौधे में पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जो उन्हें संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है, और कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट है एमीटर परिपथ के साथ किसमें जुड़ा होता है? तो एमीटर का उपयोग सर्किट में करंट को नापने के लिए किया जाता है और सर्किट में कुल धारा को मापने के लिए एमीटर को सीरीज में या श्रृंखला में जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तथा वोल्ट मीटर को सर्किट का वोल्टेज नापने के लिए उपयोग किया जाता है तथा उसे समानांतर में लगाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लैमिडोमोनस। क्लैमिडोमोनस हरी शैवाल का उदाहरण है। सरगैसम, फ्यूकस और लिमनेरिया ये तीनों भूरे शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे, अवरक्त और एक्सरे के बीच आवृत्ति का सही क्रम क्या है? तो आइए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आवृत्ति को देख लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसके तहत सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, उसके बाद फिर विजिबल लाइट होता है यानी कि दृश्य प्रकाश, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और उसके बाद सबसे कम आवृत्ति रेडियो वेव्स की होती है। वही वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का होता है और उसके बाद वेवलेंथ घटता है यानी कि सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज का होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का क्रम पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, उसके बाद फिर एक्सरे की होती है और इसी क्रम में इसके बाद फिर अवरक्त हो जाएगा और फिर सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों की होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म कर देता है। हरित रसायन विज्ञान यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना है जिससे कि खतरनाक पदार्थों का उपयोग या फिर उत्पादन कम से कम हो या फिर पूरी तरह से समाप्त हो जाए, जिससे कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डीसी करंट का स्रोत है? तो डीसी करंट का स्रोत लिथियम आयन बैटरी होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है? तो इसे इमल्शन कहते हैं, ऑप्शन बी। एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव इमल्शन कहलाता है और इमल्शन का उदाहरण है दूध, मक्खन आदि। वहीं एरोसॉल ये गैस में निलंबित ठोस कण या फिर तरल के बूंदों का मिश्रण है, जैसे कि कोहरा, धूल, धुआं आदि। नेक्स्ट है लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, ये कथन गलत है। लुईस का सिद्धांत ये इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण की अवधारणा पर आधारित है और इसके तहत अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रही होते हैं तथा क्षार ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया का गुण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं और उस नए पदार्थ की संरचना और गुण मूल पदार्थ से अलग होता है और ये आमतौर पर इरिवर्सिबल होता है। इसके लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है
तो ये कथन गलत है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रियाएं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों हो सकती हैं। ये केवल ठोस पदार्थों में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक प्रक्रियाएं ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। नेक्स्ट है, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि n = निर्वात में प्रकाश की गति c / उस माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात होता है, यानी कि v। तो निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और यहाँ पर उस माध्यम का वेग दिया गया है, तो यहाँ पर उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 × 10⁸। तो इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2 = 1.5। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, संपीड़न और विरलन किससे संबंधित घटनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। संपीड़न और विरलन ये अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की विशेषताएं हैं, और ध्वनि तरंग ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो समस्थानिक जो है ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जिसमें कि परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण अलग अलग होती है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, C612 तथा C613। समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। वहीं समभारिक यानी कि आइसोबार्स ये अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नमकीन पानी यानी कि सॉल्टेड वाटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इपॉक्सी। इपॉक्सी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो एक बार कठोर हो जाने पर इन्हें दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता है। वहीं थर्मोप्लास्टिक को दोबारा से गर्म करके नरम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, फोटोवोल्टिक सेल एक उपकरण है जो, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है। देखिए, ऑक्सीजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्वयं ये ज्वलनशील नहीं होता है, बल्कि ये दहन का समर्थन करता है और पदार्थों को जलाने में मदद करता है। गैस होने पर यह हरा दिखाई देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन उसे कहते हैं जब प्रकाश वायुमंडल में मौजूद कणों जैसे कि धूल, गैस के अणु आदि से टकराता है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। और यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आकाश नीला दिखाई देता है। वहीं इंद्रधनुष का निर्माण ये प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वहीं एक प्रिज्म के द्वारा सफेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करना ये प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका माप है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी में कार्बनिक प्रदूषक। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग ये जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की माप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थिर विद्युत आवेश। चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिशील आवेशों या फिर विद्युत धाराओं पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि विद्युत धारा ये भी गतिशील आवेशों का प्रवाह है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये स्थिर आवेश पर कोई चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट है, हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी क्रिस्टल संरचना ग्रेफाइट के समान है। ये कथन गलत है। हीरा जो है ये कार्बन परमाणुओं से बना होता है, ये सही है। यह बिजली का खराब संवाहक है, यानी कि बिजली का कुचालक होता है, तो यह कथन भी सही है। और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो यह कथन भी सही है। वहीं हीरे की क्रिस्टल संरचना चतुष्फलकीय होती है, वहीं ग्रेफाइट की संरचना ये षटकोणीय वलयों की एक परतदार संरचना होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्पार्टेम जो है ये एक कृत्रिम स्वीटनर होता है। वहीं सुक्रोज ये एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज ये टेबल शुगर नहीं है, टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं।
और ग्लूकोज डाइसैकेराइड, तो ये भी गलत है। और ग्लूकोज जो है ये मोनोसैकेराइड होता है। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न, तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर की रीडिंग में क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रीडिंग का गिरना एकदम से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक सुई को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाता है तो वह तैरती रहती है, ऐसा होता है क्योंकि? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतही तनाव उसके तैरने में सहायक होता है, यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट है, धूप के चश्मों में क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो क्रूक्स ग्लास में सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धूप के चश्मों में क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है, और सीरियम ऑक्साइड ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी एक में इंफ्रारेड लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है, ये है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाली दस्तावेज के पता लगाने में। श्वास विश्लेषक, इसके लिए इंफ्रारेड लाइट का उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत, जिसमें इंफ्रारेड प्रकाश को सांस के नमूनों से जब गुजारा जाता है तब एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य पर अवशोषित प्रकाश की मात्रा को मापा जाता है। वहीं नाइट विजन उपकरणों में भी इंफ्रारेड लाइट का उपयोग किया जाता है तथा पौधों को गर्म रखने के लिए भी इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है। वहीं जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए यूवी लाइट का उपयोग किया जाता है, न कि इंफ्रारेड लाइट का। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता होती है, तो इसकी तीव्रता 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। वहीं इसका तरंगदैर्ध्य ये 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है। नेक्स्ट है, जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तब हमारा स्वयं का वजन, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारे वास्तविक वजन से कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पास्कल का नियम कहता है कि किसी बंद तरल पदार्थ के किसी भी बिंदु पर दाब लगाने से ये सभी हिस्सों में समान रूप से प्रसारित होता है, और हाइड्रोलिक ब्रेक ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके पानी में डूबने पर ऊष्मा निकलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब किसी पदार्थ को पानी में घोला जाता है तो यह एक रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया दोनों हो सकती है, और इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा या तो अवशोषित होगी यानी कि एंडोथर्मिक, या फिर उत्सर्जित होती है यानी कि एक्सोथर्मिक। वहीं जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO को पानी में मिलाया जाता है तो यह पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है यानी कि CaOH2, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है, हीटर की कॉइल बनी होती है, तो BPSC ने इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को बताया है, टंगस्टन। किंतु हीटर की कॉइल नाइक्रोम की बनी होती है, जो कि निकेल तथा क्रोमियम का मिश्र धातु है। वहीं बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, सबसे साधारण पैराफिन संरचना वाला पदार्थ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन। मीथेन जो है ये सबसे सरल एल्केन होता है, और इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। और पैराफिन, जिसको एल्केन भी कहा जाता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है, सीमेंट निर्माण मिश्रण यानी कि क्लिंकर में CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम मिलाया जाता है ताकि, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए। सीमेंट निर्माण मिश्रण में CaSO4 H2O जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सीमेंट के जमने की दर कम हो सके, और जिप्सम जो है ये पानी के साथ क्लिंकर की तीव्र प्रतिक्रिया को धीमा कर देता है। नेक्स्ट है, प्याज में पाया जाने वाला यौगिक जो आश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है वह है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिल सल्फाइड यौगिक। नेक्स्ट है, हीरे कैरेट में मापे जाते हैं। 1 कैरेट का वजन होता है, तो 1 कैरेट का वजन 200 मिलीग्राम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमकीले प्रकाश में फोटोक्रोमेटिक ग्लास काले हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण इनमें से है, इसका मुख्य कारण इनमें उपस्थित सिल्वर आयोडाइड है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में सिल्वर हैलाइड जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड मौजूद होता है, और ये जब चमकीले प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो ये विघटित होकर धात्विक सिल्वर बनाते हैं, जिससे ग्लास काला पड़ जाता है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है।
जो मुख्य रूप से पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन ये थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थायरॉक्सिन एक आयोडीन युक्त हार्मोन है जो मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है और यह शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, आंत्र ज्वर या मियादी बुखार पैदा होता है तो ये जीवाणु से पैदा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंत्र ज्वर, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड, ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है, असूची या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स। एमिटोटिक डिवीजन, जिसे प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन या द्विविभाजन के रूप में जाना जाता है, ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया तथा प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, जैसे शैवाल, प्रोटोजोआ, ईस्ट आदि। नेक्स्ट है, होलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जंतुओं की। और होलोजोइक पोषण ये पोषण की ऐसी विधि है जिसमें जीव ठोस खाद्य कणों को ग्रहण करते हैं और पोषक तत्व निकालने के लिए उन्हें आंतरिक रूप से पचाते हैं। और भोजन करने की यह विधि जानवरों और अमीबा जैसे कुछ प्रोटोजोआ में देखी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ मनुष्यों द्वारा नहीं पचाया जा सकता? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसे मनुष्यों के द्वारा नहीं पचाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्यों के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम सेल्यूलेज नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि एक एटीपी 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है तो एक व्यक्ति जिसे 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए को कितनी एटीपी की आवश्यकता होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 368 एटीपी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2800 को 7.6 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट है, मानव की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणुओं द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के। मानव की आंतों में विटामिन के का निर्माण जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसे भी आहार नाल के अंदर उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है? यानी कि स्ट्रेस हार्मोन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ABA को। पौधों का तनाव हार्मोन ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है और इस हार्मोन को वृद्धि अवरोधक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बीज की प्रसुप्त अवस्था और विलग्न को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मिड्स हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणुओं के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। प्लाज्मिड्स छोटे गोलाकार दोहरे रज्जुक वाले DNA अणु होते हैं जो कि कोशिका के गुणसूत्र DNA से अलग होते हैं और ये आमतौर पर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में अस्थि मज्जा नहीं मिलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बर्ड्स में यानी कि चिड़ियों में। पक्षियों में अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता है क्योंकि पक्षियों की हड्डियां वायवीय यानी कि हल्की होती हैं, जिसमें अस्थि मज्जा के स्थान पर वायुकोश होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन तथा कारण दिया गया है। कथन है, गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनट बाद गर्म हो जाती है क्योंकि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं? यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सोनार, स्टेथोस्कोप, प्रतिध्वनि यानी कि इको, ये तीनों ही ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं। वहीं पेरिस्कोप जो है ये प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, A, B और C। और पेरिस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से पनडुब्बियों में किया जाता है ऊपर की सतह को देखने के लिए, और टैंकों में ये चालक दल को अपने वाहन के बाहर देखने में मदद करता है। नेक्स्ट है, घर्षण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, तो ये कथन सही है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, चलने में घर्षण उपयोग नहीं होता है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स घर्षण को कम करते हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि तांबा ये कम प्रतिरोध देता है और अच्छा चालक होता है, इसलिए घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपकरणों का उनकी ऊर्जा रूपांतरण से मिलान कीजिए। एक तरफ उपकरण है और दूसरी तरफ ऊर्जा रूपांतरण है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सौर पैनल
ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वह क्यों टूट सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो इंफ्रारेड ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरणें ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा माइक्रोवेव्स ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। वहीं ध्वनि तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल सी। ध्वनि तरंगे ये यांत्रिक तरंगे होती हैं जिन्हें गति करने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे ये बिना किसी माध्यम की आवश्यकता से निर्वात में भी गति कर सकती हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि का संबंध कंपन से है, उसी प्रकार विद्युत का संबंध इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है, एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता है क्योंकि प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है। तो यहाँ पर कथन सही है किंतु कारण ये गलत है क्योंकि प्रकाश तरंगों की तुलना में ध्वनि तरंग जो है ये बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने की सबसे सही व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान के साथ गिर रहे होते हैं। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने का मुख्य कारण फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन होता है। और जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसके अंदर मौजूद सभी वस्तुएं, जिसमें अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है, पृथ्वी की ओर लगातार गिर रहे होते हैं। किंतु अंतरिक्ष यान की गति इतनी तेज होती है कि वह पृथ्वी से टकराने के बजाय उसकी परिक्रमा करता रहता है, जिससे भारहीनता का एहसास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वजातीय मिश्रण नहीं है? स्वजातीय या फिर समांगी मिश्रण। तो पीतल यानी कि ब्रास एक मिश्र धातु है जो कि एक स्वजातीय मिश्रण है। वायु ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो कि एक स्वजातीय मिश्रण है तथा चीनी का जलीय विलयन ये भी एक स्वजातीय मिश्रण है क्योंकि पानी चीनी में पूरी तरह से घुल जाती है तथा एक समान विलयन बनाती है। वहीं धुआं जो है ये ठोस कणों का गैस में निलंबन है जो कि एक विसमांगी मिश्रण है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है? तो आरएनए में यूरासिल होता है जो कि डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में थाइमिन क्षार उपस्थित होता है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल है, तो ये कथन गलत है। टमाटर में फॉर्मिक अम्ल नहीं बल्कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल ये चींटियों के डंक में पाया जाता है। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल टार्ट्रिक अम्ल, तो ये सही है। संतरे में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल, तो ये भी सही है। और बासी मक्खन में पाया जाने वाला अम्ल ब्यूट्रिक अम्ल, तो ये भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? बेंजीन जो है ये एरोमेटिक यौगिक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बेंजीन का जनरल फॉर्मूला होता है C6H6 और इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड तथा 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो वह फिर से बेरंग हो जाता है। इसका कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब CO2 को चूने के पानी में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो यह फिर से बेरंग हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये पानी में घुलनशील है, इसलिए पानी फिर से बेरंग हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaHCO3 का होल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन करता है? तो पिघला हुआ लिथियम ये विद्युत का संचालन करता है। तांबे का तार ये भी विद्युत का संचालन करता है। कॉपर क्लोराइड तो ये विद्युत का संचालन नहीं करता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड तथा तांबे का तार ये विद्युत का संचालन करता है। नेक्स्ट है, खून के जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैल्शियम। खून के जमने के लिए कैल्शियम तथा विटामिन के दोनों ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं
जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। और जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। तथा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, किसी तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंथैल्पी। किसी तत्व के हीट कंटेंट को एंथैल्पी कहते हैं। और एंथैल्पी जो है ये किसी तंत्र की कुल ऊर्जा की माप होती है जिसमें आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन कार्य शामिल होता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किस कारण विघटित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा। दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण विघटित होते हैं। और ये सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया तथा कवक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बन पदार्थों में तोड़ देते हैं जिससे अपघटन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी चालक में 6 कूलॉम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा कितनी होगी? तो विद्युत धारा I = हो जाएगा Q/T। और Q यहाँ पर 6 कूलॉम है तथा समय 2 सेकंड है तो 6/2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 एम्पियर। नेक्स्ट है, आमतौर पर अभ्यस्त किया जाने वाला एसिड बेस संकेतक है। तो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एसिड बेस संकेतक लिटमस घोल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लिटमस घोल ये अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। वहीं पेटूनिया अर्क इसका इस्तेमाल भी एसिड बेस संकेतक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन होता है जो कि पीएच के आधार पर रंग बदलता है। और हल्दी का घोल ये भी एक प्राकृतिक एसिड बेस संकेतक है। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। यहाँ पर उसी को गढ़ा लोहा लिखा है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इंग्लिश में ये रॉट आयरन दिया गया है। लोहे का शुद्धतम रूप गढ़ा या पिटवा लोहा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन होता है। तो प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन भोजन रिक्तिका या वैक्यूल्स में होता है। और अमीबा जो है ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि स्यूडोपोडिया का उपयोग करके भोजन को घेरता है और फिर पाचन के लिए उसे खाद्य रिक्तिका में ले जाता है। नेक्स्ट है, पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना इसका उदाहरण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केमोट्रोपिज्म। पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना रसायनानुवर्तन यानी कि केमोट्रोपिज्म का उदाहरण है। और यह एक प्रकार की गति है जिसमें पौधे का कोई हिस्सा रासायनिक उत्तेजनाओं के जवाब में बढ़ता है। और पराग नलिका ये बीजांड से प्राप्त रासायनिक संकेतकों के जवाब में बीजांड की ओर बढ़ती है जिससे निषेचन संभव होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतर यानी कि वेरिएंट का चयन निम्न का आधार बनता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकासवादी प्रक्रियाएं। पर्यावरणीय कारकों के द्वारा वेरिएंट का चयन विकासवादी प्रक्रियाओं का आधार बनता है। जैसे कि प्राकृतिक चयन, इसमें पर्यावरण कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये उसी का चयन करते हैं जो विशेष वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए अधिक अनुकूलित होते हैं, जिससे कि समय के साथ प्रजातियों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम में प्रकाश की गति डिवाइडेड बाई निर्वात में प्रकाश की गति। तो यहाँ पर निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/1 हो जाएगा यानी कि 1। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सीमा है। तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को इंफ्रासोनिक आवृत्ति कहा जाता है तथा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक आवृत्ति कहा जाता है। और अल्ट्रासोनिक ध्वनि को कुछ जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव विज्ञानी और अर्थशास्त्री लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। और किण्वन एक उपापचयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बनिक अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की सहायता से अम्ल, गैस या फिर अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकोलोसिस ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकोलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और ये हवा के माध्यम से फैलता है।
हैजा यानी कि कोलेरा ये विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और दूषित पानी या भोजन के माध्यम से फैलता है। और चिकन पॉक्स ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है और सीधे संपर्क या हवा के माध्यम से ये फैलता है। और संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवियों जैसे रोगाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और ये तीनों ही संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग कवक के कारण होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। गेहूं का रस्ट रोग ये कवक के कारण होता है, पक्सीनिया नामक कवक के कारण। नींबू का कैंकर रोग ये जीवाणु जनित रोग है और भिंडी का पीत रोग ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है और दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।